हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन को डिटेल में कवर किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु या फिर क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु या फिर क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहले इसकी हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जलवायु या फिर क्लाइमेट को समझ लेते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि के दौरान वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। थोड़ा पहले हम वायुमंडलीय दशाओं से क्या मतलब होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दशा क्या होती है? किसी भी क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता, वहाँ पर होने वाली वर्षा, वहाँ पर होने वाला हिमपात, वहाँ पर प्रेशर कितना है, तो ये सारी चीज़ें किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत आती हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि के दौरान जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। और इसी के अंतर्गत यदि हम मौसम को भी समझें तो जो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाएं होती हैं या जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मौसम कहते हैं। प्रदेश की जलवायु भारत के मध्यवर्ती भागों के समान ही उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो जो हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु वो किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसको अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क रेखा या फिर जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। आपको पता ही होगा, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। चूंकि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है, अर्थात अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में स्थित है ना। तो देखिए, ये थोड़ा हम ग्लोब पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 0 डिग्री से हम बोलते हैं विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर उत्तरी अक्षांश, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है ना। इसमें अपने आप देख सकते हैं, ये देखिए। और उत्तर प्रदेश की यदि हम लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो इस हिसाब से यदि हम कटिबंध के तौर पर देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो कहाँ पर है? उपोष्ण कटिबंध में या फिर शीतोष्ण कटिबंध में, है ना। यहाँ आप देखिए, ये वाला एरिया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो इस हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। और मानसूनी जलवायु से मतलब क्या रहता है? जो ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती हैं उन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। किंतु उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति होने के कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, एक रीजन ये भी है, जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की, उसका रीजन ये है कि जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती है ना, जो हिमालय पर्वत है उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है, काफी ऊंचा पर्वत है, तो जो भी साइबेरिया से ठंडी हवाएं चलती हैं वो हिमालय को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में एंटर नहीं कर पाती, जिस कारण से जो उत्तर प्रदेश का हमें क्लाइमेट या फिर यहाँ की जलवायु होती है वो मध्य भारत की तरह हमें, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ना, मध्यवर्ती भागों के समान ही उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पर इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा यहाँ पर नहीं आ पाती। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी याद रखना है और उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी आपको याद रखना है। दोनों आंसर सही होंगे। चलिए हम ऋतुओं या फिर सीजन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। एक है शीत ऋतु जिसे हम विंटर सीजन बोलते हैं, एक है ग्रीष्म ऋतु जिसे हम समर सीजन बोलते हैं, और एक है वर्षा ऋतु जिसे हम मानसून या फिर रैनी सीजन भी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शीत ऋतु या फिर विंटर सीजन की बात करते हैं। प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह तक रहती है। जनवरी माह प्रदेश का सबसे ठंडा महीना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर जो शीत ऋतु या फिर ठंड का मौसम रहता है वो नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है, और जनवरी माह यहाँ पर सबसे ठंडा रहता है ना। संपूर्ण उत्तर भारत में भी हम देखेंगे तो जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है ना। शीत ऋतु में प्रदेश में विभिन्न भागों में तापमान में अंतर पाया जाता है। प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो जो शीत ऋतु होती है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र सब जगह अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। यदि हम दक्षिणी भाग जो पठारी बुंदेलखंड का पठार है या फिर पठारी क्षेत्र दक्षिण वाला, यदि हम वहाँ के औसत तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रहता है और न्यूनतम कितना रहता है? 13.3 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवात और साइक्लोन जो होते हैं कि भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, जिसे मावठ या मावठा कहते हैं।
जो कि रवि की फसल या फिर रवि क्रॉप के लिए काफी लाभदायक होती है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जो शीत ऋतु होती है ना, शीत ऋतु में संपूर्ण जो हमारा उत्तर भारत होता है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है ना। तो एग्जाम में पूछता है ये वर्षा क्यों होती है, तो ये होती है जो भूमध्य सागर से चक्रवात चलते हैं ना, जो यहाँ से देखिए मैंने मैप में बताया आपको, यहाँ भूमध्य सागर से इस डायरेक्शन में भारत की ओर हवाएं चलती हैं, और ये भूमध्य सागर और काला सागर वगैरह से नमी लेकर के भारत की ओर चलती है ना। और यहाँ पर संपूर्ण उत्तर भारत में ये बारिश करती है। कब? शीत ऋतु में बारिश करती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10% लगभग अधिक बारिश यहाँ पर होती है। और ये जो बारिश होती है इसे हम क्या बोलते हैं? मावठ या हमें मावठा बोलते हैं। और ये रवि की फसल के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है ना। इसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन की। सूर्य के कर्क रेखा के ऊपर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई जून में यहाँ का तापमान सबसे अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा के लंबवत या फिर परपेंडिकुलर चमकता है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को समझिए। आपको पता होगा सूर्य का एक बार उत्तरायण होता है ना, और 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो मई और जून के महीने में यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर होता है यूपी में। और खासतौर पर यदि आप एक मंथ की बात करें तो जून में यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण प्रदेश के बुंदेलखंडी नगरों का तापमान सर्वाधिक होता है। विशेषकर बांदा जिले का तापमान 40 से लेकर के 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब देखिए जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है ना, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है या फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है, ये कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। 40 से 47 डिग्री तक तापमान यहाँ पर पहुंच जाता है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो थोड़ा फैक्ट है, आपको दिमाग में रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी आगरा एवं झांसी में, जबकि सबसे कम गर्मी कहाँ? बरेली में पड़ती है। तो यहाँ मैंने आपको मैप में भी बताया। देखिए ये जितने भी जिले हैं, आगरा हो गया, झांसी हो गया, ये दक्षिणी जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। और सबसे कम गर्मी की बात करेंगे तो उत्तर में एक जिला है बरेली। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम गर्मी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्म हवाएं चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। तो देखिए संपूर्ण उत्तर भारत में ना ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? लू कहा जाता है ना। तो आपने सुना भी होगा, बचपन में मम्मी जी लोग बोलती थी कि बाहर मत निकलो, लू चल रही है। ठीक है, तो ये वही लू है जो गर्मी में तेज और शुष्क हवाएं चलती है। हम बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की या फिर मानसून की। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून से सितंबर माह तक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, इससे सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देखिए संपूर्ण भारत में या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है ना। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा और एक होती है अरब सागर की शाखा। तो जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। बंगाल की खाड़ी की शाखा से उठने वाली मानसूनी पवनें, जिसे हम पूर्वा भी बोलते हैं, जून के तीसरे और चौथे सप्ताह लगभग 22 जून में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवेश करते हुए पश्चिम की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बंगाल की खाड़ी की शाखा इस प्रकार से मैंने मैप में बताया है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है ना, और यहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और जून के तीसरे और चौथे सप्ताह में ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। डेट बताऊं तो लगभग 22 जून या फिर इसके बाद। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवेश करते हुए पश्चिम की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो ये पूर्व से प्रवेश करती हैं और पश्चिम की ओर से फिर ये बारिश करते हुए निकलती हैं। अभी हम आगे और डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे जैसे मानसूनी पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे उनमें नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा की मात्रा में भी कमी हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए जैसे ही उत्तर प्रदेश में मानसून एंटर करता है पूर्व से, है ना, अभी मैंने बताया पूर्व से ये एंटर करता है और पश्चिम से निकल जाता है। तो जैसे जैसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, हवाओं में नमी की मात्रा कम होते जाती है
और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर मानसून बढ़ता है उसमें वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि नमी, हवाओं में नमी भी कम होती जाती है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मानसूनी पवनों का कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराने के बाद पुनः वापस लौटता है। इस वापस लौटते हुए मानसून से प्रदेश के तराई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। उत्तर से दक्षिण जाने पर भी वर्षा में कमी देखने को हमें मिलती है। यही कारण है कि बुंदेलखंड के पठारी भाग में कम वर्षा होती है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। देखिए, मानसून की एक शाखा तो पूर्व से लेकर के पश्चिम निकल गई, ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब देखो, देखिए दो प्रकार से यहाँ पर एंटर होता है। एक तो पूर्व से पश्चिम निकल जाती है एक शाखा, और एक और क्या होता है, एक आपकी जाती है उत्तर की ओर। ये मैंने आपको मैप में बताया है, उत्तर की ओर जाती है और फिर हिमालय से टकराने के बाद ये वापस से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है ना। तो क्या होता है, जब ये हिमालय से टकराती है तो ये उत्तराखंड हो गया, आपका नेपाल हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश करती है। और कुछ क्षेत्र जो तराई प्रदेश वाला क्षेत्र है हमारा यूपी का, तो यहाँ पर भी इन हवाओं से बहुत ज्यादा वर्षा होती है। और जैसे जैसे ये हिमालय से टकराने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ती हैं तो उनमें नमी कम होती जाती है। और जो हमारा बुंदेलखंड का रीजन है या फिर दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जाते जाते वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो यही सारे पॉइंट यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो ओवरऑल यदि मैं आपको यहाँ इन दोनों पॉइंट को समझाऊं तो उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जाने पर और उत्तर से दक्षिण आने पर जो वर्षा होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 185 सेंटीमीटर, जबकि सबसे कम वर्षा मथुरा क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है ना। यहाँ पर लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो देखिए, गोरखपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। उसका रीजन भी यह है कि इसकी यदि आप लोकेशन देखेंगे तो देखिए कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। अभी हमने चर्चा की कि पूर्व में भी ज्यादा बारिश हो रही है और उत्तर में भी ज्यादा बारिश हो रही है। तो गोरखपुर की जो लोकेशन है उत्तर पूर्व में, इसलिए यहाँ सर्वाधिक वर्षा भी होती है। और यदि आप मथुरा को देखेंगे तो इसकी लोकेशन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में है ना। इस कारण से यहाँ पर कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के बेस से आपको याद रखने हैं। वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो प्रकार की जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है ना। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहला है आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, जिसे हम ह्यूमिड एंड वार्म रेन जोन भी बोलते हैं। और एक है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझते हैं। आर्द्र और उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है तराई क्षेत्र और एक है पूर्वी उत्तर प्रदेश। और साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। एक है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, एक है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और एक है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर मैंने आपको मैप में भी बताए हुए हैं ये सारी चीजें, इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 120 से लेकर के 150 होती है। इस क्षेत्र को दो उपभागों में बांटा गया है ना। कौन कौन से? तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो पहले हम तराई रीजन या फिर तराई क्षेत्र को डिस्कस करते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि ये सारे जिले या फिर जनपद आते हैं। तो जिले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पहले लेक्चर में, है ना। तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे जिले आते हैं, आपको पता ही होगा। और नहीं पता हो तो आप एक बार हमारा पहला लेक्चर जरूर देख लीजिए। इस क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक होती है। जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि जुलाई का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये तराई क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी थी। आपको औसत वार्षिक वर्षा याद रखनी है, टेम्परेचर याद रखना है और जिले भी दिमाग में थोड़ा रखने हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी जिले आते हैं ना। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर की मध्य होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम जाने पर घटती है। तो ये पॉइंट हमने बहुत डिटेल में अभी चर्चा किया है। तो आपको पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश में पूर्व से यदि आप पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होगी। क्यों कमी होती है? क्योंकि जो हवाओं में नमी की मात्रा है वो कम होते जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या फिर वेटलैंड वाला जो जिला है वो कौन सा है? सोनभद्र जिला है। तो ये एक फैक्ट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को। प्रदेश में मध्य मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में विषमता पाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में विषमता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा
80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक रहती है। वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को 3 उपभागों में बांटा हुआ है। तो कौन कौन से हैं? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का पहाड़ी क्षेत्र। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है ना। वर्षा आपको याद रखना है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम जाने पर, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर घटती है ना। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, दक्षिणी शाहजहांपुर आदि जनपद शामिल। तो ये सारे जिले आपको पता होगा मध्यवर्ती जिले हैं, है ना। इसके अलावा वही सब चीजें हैं, आपको वर्षा याद रखनी है। और ये पॉइंट हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो वर्षा की मात्रा है वो घटती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? 65 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की मात्रा पर्वत पदीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर यह क्रमशः घटती है। ठीक है, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें, ठीक है, जो पर्वत पदीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत यदि हम बात करें तो अधिक होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम ये वाला रीजन आप यहाँ पर आएंगे तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम होती है। इस क्षेत्र में शीतकाल का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 14 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहता है शीतकाल में। इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एट, अलीपुर, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर आदि जनपद शामिल। तो ये सारे जिले यहाँ पर आते हैं। लास्ट है बुंदेलखंड का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकाल का टेम्परेचर की बात करें तो 18 से लेकर के 19 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का टेम्परेचर 40 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी प्रयागराज आदि जनपद शामिल है। तो ये सारे बुंदेलखंड के जिले हैं, आपको पता ही होगा। तो आपको नॉर्मली वर्षा, टेम्परेचर कितना है ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। उसका रीजन है कि जो गोरखपुर की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व में है, और मैंने आपको बताया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। और गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 185 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखें तो तराई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है ना। मैंने आपको बताया था जब उत्तर प्रदेश में मानसून एंटर करता है तो दो प्रकार से एंटर करता है। एक तो सीधा चला जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर, और एक जाता है उत्तर की ओर, फिर हिमालय से टकरा करके वापस दक्षिण की ओर आता है, और तराई क्षेत्र में यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा करता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? तो जलवायु की बात करें तो मैंने आपको बताया था, एक तो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु और या फिर उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु उत्तर प्रदेश की है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है ना। मैंने आपको बताया था लगभग यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो मथुरा की स्थिति है आप देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और मैंने आपको बताया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो दक्षिणी बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पर काफी कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, 75 से 80%। तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा होती है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 विभागों में विभाजित किया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। एक होता है आर्द्र उष्ण वर्षा क्षेत्र और एक होता है साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र, है ना। तो ये 2 भागों में हमने विभाजित किया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून की शाखा से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, है ना। देखिए यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ना। संपूर्ण भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और यदि शाखा पूछ ले तो 2 प्रकार की शाखा होती है, एक होती है अरब सागर की शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर से आप यदि दक्षिण जाएंगे तो तापमान आपको बढ़ा मिलेगा।
शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो शीत ऋतु में सबसे कम तापमान की हम बात करें तो ये फैक्ट मैंने आपको अलग से बताया था नोट के तौर पर। पश्चिमी जो गंगा का मैदान होता है, यहाँ पर शीत ऋतु में सबसे कम तापमान हमें देखने को मिलता है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आते हैं ना? तो पूर्व से यदि आप पश्चिम चलेंगे तो वर्षा में कमी आती है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मानसूनी पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं तो उनमें नमी कम हो जाती है और वर्षा की मात्रा में भी कमी देखने को हमें मिलती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन पवनों के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो पवनें होती हैं उनके द्वारा ही भारत में मानसून आता है और इसी मानसून से भारत में वर्षा सबसे ज्यादा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य सागर है वहां से हवाएं चलती हैं भारत की और संपूर्ण उत्तर भारत में यहाँ पर वर्षा करती हैं। इसे हम मावठ या फिर मावटा भी बोलते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आगरा। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है ना। इसके अलावा मैंने आपको झांसी जिला भी बताया था, बुंदेलखंड का बांदा जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी हमें देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है ना। मैंने बताया था मई जून के महीने में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं संपूर्ण उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में इन्हें हम लू के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो जो बंगाल की खाड़ी उसके मानसून आता है उत्तर प्रदेश में, इसे हम पूर्वा मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 100 से लेकर के लगभग 120 सेंटीमीटर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या फिर हम जिसे वेटलैंड भी बोलते हैं वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र जिला। ये मैंने अलग से आपको पॉइंट बताया था कि जो सोनभद्र जिला है वो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा नम भूमि वाला या फिर वेटलैंड जिला है। गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी होती है? तो 56 दिन, लगभग 2 महीने के करीब यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये आपको याद रखना है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। काफी कम वर्षा होती है बुंदेलखंड रीजन में। पश्चिमी मैदान क्षेत्रों में दक्षिण से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है? तो वर्षा घटती जाती है ना। मैंने आपको बताया था यदि आप उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो भी वर्षा घटेगी और उत्तर से दक्षिण आएंगे तो भी वर्षा की मात्रा में आपको कमी देखने को मिलती है। वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 उपभागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से 3 थे। एक तो मध्यवर्ती क्षेत्र था, एक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र था और एक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। तो दोस्तों ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।